फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का समूचे का तीसरा वीडियो। तीसरे वीडियो में देखिए हम लोग को पढ़ना है समूचे के विभिन्न प्रकार। देखिए इसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बतला दें, अगर जिस बच्चों को ये समझ में न आए भाई वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके जरूर बतलाएंगे या कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ एक बात और है, आज से आप लोग का कंपटीशन क्लास भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को आप लोग भाई सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे समूचे के विभिन्न प्रकार। समूचे के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। जानेंगे हम लोग कि समूचे कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानेंगे। जैसे देखिए पहला आपका टॉपिक है रिक्त समूचे। नूल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है इसको आप जानेंगे। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रिक्त समूचे क्या होता है तो आपको बतलाना है। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपके समय का बचत हो जाए और इस प्रकार आसानी से आप समझ भी सके। आप यहीं से डायरेक्ट नोट भी बना सकते हैं, आपको आवाज सुनकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखकर डायरेक्ट आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि रिक्त समूचे, नूल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है तो इसमें आपको बतलाना है कि ऐसा समूचे जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो इस प्रकार के समूचे को एक शब्दों में हम रिक्त समूचे के नाम से जानते हैं। परिभाषा बताएंगे कि ऐसा समूचे जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, तो इस प्रकार के समूचे को हम रिक्त समूचे कहते हैं, नूल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा गया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। नोट में ये लिखा गया है कि रिक्त समूचे को मझले कोष्ठक अथवा ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे अगर मझोला कोष्ठक भी दर्शा देंगे तो ये मझोला कोष्ठक भी एक रिक्त समूचे को ही प्रदर्शित करता है। या अगर डायरेक्ट आप फाई को लिख दे तो ये आपका फाई भी क्या करता है, रिक्त समूचे को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है या कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये मझोला कोष्ठक आपका लगा है, ये भी आपका मझोला कोष्ठक है, ये भी मझोला कोष्ठक है और इसके अंदर एक हम मझोला कोष्ठक और लगा दे तो ये भी आपका रिक्त समूचे नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस मझोला कोष्ठक के अंदर एक और मझोला कोष्ठक है और ये भी मझोला कोष्ठक जो है, जो हमने ब्लैक से लिखा है, ये आपके एक एलिमेंट्स को, एक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए अगर मझोला कोष्ठक के अंदर भी एक मझोला कोष्ठक लगा हो तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मझोला कोष्ठक के अंदर अगर आप जीरो भी लिख देते हैं तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि मझोला कोष्ठक का अंदर जो जीरो है क्या कर रहा है जी, एक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय कौन होगा जी, ये हो सकता है मझोला कोष्ठक और फाई, ये दोनों आपके रिक्त समुच्चय होते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया आपका, क्या लिखा गया है जी, यहाँ पर लिखा गया है मझोला कोष्ठक में एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल एक्स एक रिक्त समुच्चय है। बात सही भी है। अब देखिए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल एक्स यहाँ पर है, तो ऐसे भी ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक चीज, दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब कामा देकर लिखा गया है कि एक्स एक विषम संख्या है। आप ही बतलाइए कि यहाँ पर जो 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है
और x का मान जब निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। तो बताइए आप ही, क्या 2 विषम संख्या है? नहीं, विषम संख्या नहीं, बल्कि एक सम संख्या है। लेकिन यहां पर लिखा है कि x एक विषम संख्या है, तो ऐसे भी क्या हो गया, ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। उसी प्रकार से देखिए तीसरा क्वेश्चन एग्जांपल में करा है कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखा है कि x एक वास्तविक संख्या है। क्या यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, तो x का मान निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, x का मान निकालोगे तो रूट के अंदर -1 आएगा, रूट के अंदर -1 आएगा, और रूट के अंदर से -1 को हटाएंगे मैंने निकालेंगे तो क्या हो सकता है जी, ये आपका आई स्क्वायर का मान हो सकता है। तो आप ही बताइए, यहां पर कह रहे कि एक वास्तविक संख्या है, तो क्या एक वास्तविक संख्या होगा? नहीं होगा। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप होता है। तो क्या ये सम्मिलित है? नहीं है, इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय ही होगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है एकल समुच्चय। हम जानेंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। ऐसे ही पता चल रहा है कि मझोला कोष्ठक के अंदर कोई एक संख्या लिख दी जाए तो वे आपकी एकल समुच्चय हो जाएगी। जैसे देखिए अगर यहां पर मझोला कोष्ठक के अंदर 0 लिखा जाए तो ये आपका क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। या यहां पर देखिए लिखा गया परिभाषा एकल समुच्चय का कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि भारत की महिला राष्ट्रपति का समुच्चय एक एकल समुच्चय है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में महिला राष्ट्रपति की संख्या केवल एक ही है, इसलिए ये आपके एकल समुच्चय होगा। अगर प्रधानमंत्रियों का समुच्चय कह दिया जाए एकल समुच्चय है तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहां पर दिया है दूसरा एग्जांपल कि x सच दैट x - 2 इक्वल टू 3। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 3 प्लस 2 माने 5 हो जाएगा, यानी कि मझोला कोष्ठक के अंदर केवल एक ही अवयव है, यानी कि ये आपका एकल समुच्चय होगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है परिमित समुच्चय। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि परिमित समुच्चय क्या होता है, तो आपको बतलाना है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है, उसी को एक शब्दों में हम क्या जी, परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं, या उसको परिमित समुच्चय कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मझोला कोष्ठक के अंदर 0 है तो ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके मझोला कोष्ठक के अंदर यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया जाए तो ये भी आपका परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसको गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 3 है। लेकिन इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे 1 2 3 और कामा देकर डॉट डॉट कर दिया जाए, तो ये आपका क्या होगा जी, परिमित समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप अवयवों की संख्या को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा भी गया है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा है कि भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। भारतवर्ष में कितने विश्वविद्यालय हैं इसका आसानी से काउंटिंग किया जा सकता है, तो ये हमारा क्या होगा जी, एक परिमित समुच्चय होगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। जो आपका रिक्त समुच्चय होता है एक परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है, जो एक निश्चित संख्या है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा जी, परिमित समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होगा। देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग का अगला टॉपिक है परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या जानेंगे क्या होता है। तो इसमें आपको ये बतलाना है कि किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को ए की कार्डिनल संख्या
अथवा कोटि कहते हैं। आपको याद रखना है, किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को ए की कार्डिनल संख्या अथवा कोटि कहते हैं, जिसको स्मॉल एन ए अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और डायरेक्ट आप रखिएगा याद कि एन ए अक्षरों के द्वारा हम लोग कार्डिनल संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का चौथा अपरिमित समुच्चय। इसके पीछे हम लोगों ने परिमित समुच्चय पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा भी लिखा गया है, लिखा गया है कि यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो इस प्रकार के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि विषम संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। तो देखिए यहाँ पर W लिख दिया गया मझोला कोष्टक में 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये आपके अनंत तक है। तो बताइए क्या इसमें आप संख्याओं को काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिमित समुच्चय में आप संख्याओं का काउंटिंग कर सकते थे, इसलिए वो परिमित होता था, इसमें संख्याओं का काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये आपका अपरिमित समुच्चय होगा। उसी प्रकार से देखिए अगला टॉपिक हम लोग का विसंगित समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। देखिए इसमें आपको बताना है कि दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम विसंगित अथवा असंयुक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं या कहलाता है। इसमें लिखा गया परिभाषा कि दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, विसंगित अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा गया है Z प्लस माने क्या जी? Z प्लस माने आप बोल सकते हैं कि धन पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा गया है, और यहाँ पर Z माइनस दर्शा देते हैं, यहाँ पर Z माइनस। तो Z माइनस का मतलब क्या होता है जी? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर Z प्लस माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या इसी को धन पूर्णांकों का समुच्चय बोल सकते हैं, और Z माइनस का मतलब होता है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। और दोनों समुच्चय में देखा जाए तो क्या कोई उभयनिष्ठ है? नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन इसके आगे निगेटिव चिन्ह है, तो ये तो आपको उभयनिष्ठ होगा नहीं। उसी प्रकार से इसमें 2 है तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर -4 है, और आगे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि आपका धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का जो समुच्चय दिया है, इन समुच्चय में किसी भी प्रकार की कोई आपकी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, या कोई भी उभयनिष्ठ आपका अवयव नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा जी? विसंगित समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय होगा। उसी प्रकार से देखिए अगर इस तरह का हो, मान लीजिए अगर यहाँ पर a बराबर दिया गया हो मझोला कोष्टक 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पर b बराबर दिया गया हो मझोला कोष्टक में 1 और उसके बाद 3 या 4, अगर ये कहा जाए कि ये हमारा विसंगित समुच्चय है तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा कि दोनों समुच्चयों में देखिए, दोनों समुच्चयों में हमारा जैसे 1 है इसमें भी तो 1 इसमें भी है, इसमें आपका 3 है तो इसमें भी आपका 3 है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो क्या होगा जी? ये आपका विसंगित समुच्चय नहीं होगा। इस बात को भी आपको क्या करना है? अरे विसंगित समुच्चय नहीं होगा, इस बात को आपको क्या करना है जी? याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए 5वां टॉपिक दिया है समतुल्य समुच्चय। क्या दिया जी? समतुल्य समुच्चय।
अगर आपसे कोई पूछ देता है कि समतुल्य समुच्चय क्या होता है तो बताएंगे कि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। या ऐसे ही बतला सकते हैं कि आपका कार्डिनल संख्या n है और आपका कार्डिनल संख्या n भी जब आपस में बराबर होते हैं तो उसको भी एक शब्दों में आप समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं, इक्वल वैलेंट सेट बोल सकते हैं। जैसे यहां पर देखो लिखा गया है कि a में अवयवों की संख्या बराबर b में अवयवों की संख्या, या उसी को NA भी कहते हैं। तो NA जो है ये a का कार्डिनल संख्या है और n जो भी है वो b का कार्डिनल संख्या है। तो जब दोनों कार्डिनल संख्या भी आपस में बराबर होंगे उस कंडीशन में भी आप समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, यदि देखिए a का समुच्चय दिया गया इतना और b का समुच्चय दिया गया इतना। यहाँ पर a का समुच्चय 3, 4, 5 है और b का समुच्चय a, b, c है। तो बताइए दोनों का कार्डिनल संख्या बराबर है ना जी। इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है, इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है। यानी कि यहाँ पर जो आपका NA होगा वो आपके NB के क्या होगा? बराबर होगा। तो जब NA NB के बराबर होगा तो ये आपकी कार्डिनल संख्या होंगे। इसी क्रम में